गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, जो चार्ज को डील करता है, करंट को डील करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरह का होता है क्लास। एक होता है आपका स्टैटिक और दूसरा होता है करंट। स्टैटिक क्या होता है, देखो क्लास, स्टैटिक क्या होता है। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब चार्ज अपनी जगह से मूव ना करे, एंड जब चार्ज मूव करता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप लोग ये देख रहे हो, दो सरफेस है, सपोज एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, पर चार्ज अपनी अपनी जगह पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट मूविंग। लेकिन यहीं पे जिसको हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे सपोज़ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस पे सपोज़ नेगेटिव चार्ज है क्लास, और अगर हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो सारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज इज़ इन मोशन, चार्ज इज़ इन मोशन, एंड यहाँ पे क्लास चार्ज इज़ इन रेस्ट, ठीक है क्लास। तो यहाँ पे मोशन में है एंड यहाँ पे क्या है क्लास, रेस्ट में है। तो ये क्लास में आपको बताना चाहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो चार्ज को डील करता है। अगर स्टैटिक की बात करें तो चार्ज रेस्ट में है, और अगर करंट की बात करें तो चार्ज मोशन में है। क्लास हम लोग 12th क्लास में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा ब्रांच पढ़ते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। 10th में काफ़ी सारा हिस्सा हम कवर करते हैं, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है क्लास। तो ये देखिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है क्लास, तो हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और देखो नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग क्या देखेंगे। एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोग इसके बाद से जो है हम लोग चार्ज को देखेंगे क्लास। चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज it is a physical property, it is physical property due to which a particle attract, ठीक है, attract slash repel other particle, okay class, अट्रैक्ट रिपेल अदर पार्टिकल, ठीक है। तो चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है। कोई पार्टिकल चार्ज कैसे होता है, सपोज ये सरफेस है, ठीक है, दिस सरफेस, ये सरफेस सपोज यहाँ पे इस सरफेस को एक और सरफेस के अगेंस्ट हम रब करते हैं, एक पे सपोज पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे सपोज कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज। जब रब किया तो एक सरफेस ने लूज़ किया जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और दूसरे ने गेन किया। तो इस तरह से चार्ज दो तरह का होता है। अब नेगेटिव वाला भी फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव वाला भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एंड इस तरह से ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे क्लास, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद से जो है चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, सॉरी, एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और चार्ज को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, बोलो क्लास, क्यू से, which is equals to q equals to ne, ठीक है, where q is charge, n is number of electrons, e is charge on one electron। तो देखो q तो हम जानते हैं वो क्या है, चार्ज, n क्या होता है क्लास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है क्लास।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यानी ये था पूरा चार्ज के बारे में। चार्ज को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्लास, क्योंकि खुद सोचो, अगर तुम लोग जब तक चार्ज को नहीं देखोगे तब तक तुम लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में अच्छे से आइडिया नहीं आएगा। तो यानी कि अच्छे से बेटर आइडिया के लिए चार्ज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्लास। तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है आगे बढ़ते हुए हम लोग किसको पढ़ेंगे क्लास? सब्सटेंस ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सब्सटेंस ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो अगर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस को जज करें तो सबसे पहला आता है, बड़ा इजी सा टॉपिक है ये, कंडक्टर आता है। फिर क्या आता है? इंसुलेटर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? सेमी कंडक्टर आता है। 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको। सेमी कंडक्टर आता है, ओके क्लास। एंड उसके बाद एक आता है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर। अब देखो क्लास, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस है, कंडक्टर वो सब्सटेंस है, ठीक है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करता है। और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं बोलो? जो एक खास कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्ट करता है और घटाने से नहीं करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करता है। और अगर हम बात सुपर कंडक्टर की करते हैं तो सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो बहुत हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने में, मूव करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो कंडक्टर कंडक्ट करने में हेल्प करता है, मूव करता है, इंसुलेटर नहीं करने देता है। और सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो एक ख़ास कंडीशन पे कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। और वो कंडीशन क्या है? इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है क्लास तो वो कंडक्टर है, घटता है तो वो इंसुलेटर है। और सुपर कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो वो एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो ना के बराबर होता है बट बहुत कम होता है। तो ये हमारा कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस है। एग्जांपल है यार, कॉपर ले लो, कंडक्टर है। अगर आप रबर ले लेते हो वो इंसुलेटर है। सेमी कंडक्टर की अगर आप बात करते हो तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। सुपर कंडक्टर में एल्यूमिनियम भी आता है, कॉपर ऑक्साइड आता है। ये सब क्या है? कंडक्टिविटी के बेसिस पे। इनको जानना ज़रूरी है कि कब कहाँ क्या यूज़ होता है। देखो हर किसी का अपना यूज़ है, ऐसा नहीं कि इंसुलेटर बेकार है। जो हमारे स्विचेस हैं वो तो इंसुलेटर से बने होते हैं, वरना करंट लग जाएगा। बिजली को पास कराने के लिए कंडक्टर की ज़रूरत है। तो हर किसी की अपनी अपनी एक यूटिलिटी है क्लास, है ना। तो यानी कि ये हमने देख लिया अभी तक। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या देखेंगे क्लास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो क्लास, एक कोई चार्ज है, इसकी वैल्यू है 1 यूनिट। ये अपने आसपास जितने एरिया में हर चार्ज फोर्स लगाता है, मैंने बताया है, तो अपने आसपास कुछ एरिया में फोर्स लगाएगा तो उसका फील्ड हुआ। और कोई दूसरा पार्टिकल कहीं दूर है, वो भी 1 यूनिट है। कितना दूर है नहीं पता, सपोज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आने में इसके पास जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सोचो, इस चार्ज के फील्ड में आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इतनी आसानी से तो इसके फील्ड में नहीं घुस जाएगा ये। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है क्लास? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहते हैं
amount of work done in moving a charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये है ए, ये है बी। किसी चार्ज को ए से बी ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। और वी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज और वर्क, दो चीज़ पर डिपेंड करती है कि चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़े। ठीक है, तो यानी कि W/Q। यहाँ पे W क्या है, वर्क, Q क्या है, बोलो, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जूल पर कूलम्ब। और जूल पर कूलम्ब को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। वोल्ट जो एक्चुअली वोल्टाज साइंटिस्ट थे, तो उनके सम्मान में जो है ये वोल्ट यूनिट रखा गया है, यानी जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट कहते हैं क्लास। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो टॉपिक क्या होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल। क्या होगा क्लास, बोलो, 1 वोल्ट पोटेंशियल। देखो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, क्लास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का अर्थ क्या है। देखो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। देखो व्हेन 1 जूल ऑफ work is being done in moving a charge, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, अगर एक कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, then the potential difference is said to be of 1 volt। क्या बोलेंगे उसको, बोलो, हम कितने वोल्ट का पोटेंशियल बोलेंगे, 1 वोल्ट। अगर एक कूलम के चार्ज को मूव करने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, जैसे ए और बी है, तो चार्ज कितना हो, 1 कूलम, और वर्क कितना भी हो, वर्क कितना हो, 1 जूल, तो इसको हम बोलेंगे 1 वी पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पोटेंशियल के बाद अगला टॉपिक आता है क्लास कि हाउ टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने का तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने का तरीका है वोल्ट मीटर। क्या है तरीका, बोलो, वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने का तरीका है वोल्ट मीटर। ठीक है क्लास, तो वोल्ट मीटर से जो है पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं। और हमेशा याद रखना कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा पैरेलल में रखते हैं और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, बट क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद क्लास हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट। क्या है, करंट। देखो क्लास, करंट क्या होता है, गिवन टाइम में किसी कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट, है ना। कि गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। करंट इज द अमाउंट ऑफ Q flowing in given टाइम, कि गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं क्लास, करंट बोलते हैं। एक्चुअली करंट को हम I से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू Q/T, कि गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखो ऊपर चार्ज है यानी कूलम्ब, और टाइम है यानी सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड। और कूलम्ब पर सेकंड को, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है,
किसके नाम पे भी रख दिया, एम्पियर। तो कूलम पर सेकंड को हम क्लास क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 एम्पियर क्या है, देखो 1 एम्पियर, अच्छा 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 कूलम इन 1 सेकेंड। तो देखो जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज मूव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स इन 1 सेकेंड देन द करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है तब हम करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो ये हमारा करंट हो गया। क्लास करंट को बहुत सिंपल ढंग से देखना है कि करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से, बोलो, मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, हाँ कि ना। आगे देखते हैं, देखें। तो करंट तक हम लोगों ने देख लिया। अब करंट को मेज़र कैसे करें। करंट को मेज़र करने के लिए एक बड़ा फेमस डिवाइस है, एमएमीटर। क्या बोलते हैं उसको, एमएमीटर। ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। क्यों होता है, ये रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और लो क्यों होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और एमएमीटर करंट के लिए। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखेंगे क्लास, कि इसके बाद का टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन, और एक टॉपिक कि करंट फ्लो कैसे करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है और करंट का डायरेक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मूव कर नहीं सकता है। और अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट की और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर की, तो सबसे पहले हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही देखते हैं। देखो क्लास, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए और करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्लास, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि एक पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल पे रखते हैं और दूसरे पॉइंट को हम लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है, बैटरी। तो बैटरी के हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं, आपने देखा होगा। एक साइड जोड़ने से बैटरी में कनेक्शन नहीं होता है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है क्लास। अब सपोज अगर मैंने इसको एक बल्ब से जोड़ दिया लाइक दिस, कि ये वायर है, ये स्क्वायर कुछ नहीं है, ये वायर है और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब देखो, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट जो है ये हायर पे है और ये किस पे है, लोअर पे है। दिस इज़ हायर पोटेंशियल, दिस इज़ लोअर पोटेंशियल, मान के चलो, पॉजिटिव हायर, नेगेटिव लोअर। और फ्लो के लिए हमेशा हायर से कहाँ जाना पड़ता है, लोअर। एक बात बताओ, पानी यहाँ से यहाँ अच्छे से मूव नहीं करेगा, लेकिन यही मैं अगर इसको ऐसे टिल्ट कर दूँ तो पानी ईजिली मूव कर जाएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये नीचे वाला हिस्सा लोअर पोटेंशियल पे है। तो कभी भी किसी चीज़ को मूव करने के लिए डिफरेंस होना ज़रूरी है, लाइक कि दोनों के बीच एक अंतर हो, ताकि वहाँ से हायर से मूवमेंट लोअर की तरह हो सके। इसीलिए हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है और बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। अब सपोज़ यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, तो देखो क्या होता है कि जब यहाँ पे हायर पोटेंशियल है तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ करंट में एक कुछ है, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यानी इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे एक फोर्स लगता है और वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और इस तरह से उनका फ्लो होने लगता है। पर वो एक ही डायरेक्शन में किसके कारण मुड़ते हैं, एक दबाव के कारण। वो दबाव क्या है, वो फोर्स है। वो फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो फोर्स जनरेट करता है बैटरी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन
इस तरह से मूव करने लगते हैं। लेकिन 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 क्लास बहुत दिनों के बाद एक थीसिस सामने आई थी कि हाँ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है क्योंकि वो बाहर होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पॉइंट है। तो लोगों ने कहा कि नेगेटिव पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। और अब तक हम पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन लेते आ रहे थे, जो कि एक कन्वेंशनल डायरेक्शन था क्योंकि कई दिनों से हम मानते आ रहे थे। तो दिक्कत क्या हुआ कि जब हम नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साइड लेते आए क्लास, तो बहुत दिक्कत होने लगी। लाइक आप इस तरह से समझो कि लाइक पॉजिटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो हम लोग मान रहे थे कि पॉजिटिव साइड से निकल करके नेगेटिव साइड आ रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। लेकिन कई सालों से हम लोगों ने डायरेक्शन क्या लिया हुआ था करंट का, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव and current moves from positive to negative। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन तो देखो वैसे ही फैक्ट है कि नेगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। लेकिन एक यहाँ प्रॉब्लम थी कि नेगेटिव से जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे। ये मान लिया गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है, डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अलग अलग क्यों है, क्योंकि कई दिनों से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेते आए, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना पड़ा तो हम लोगों ने इसको एक कन्वेंशन ही बना दिया कि चलो चाहे जो भी होता हो हम ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डोंट वरी। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, एक्चुअली मैंने कहा ना तुमको, एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या करता है, प्रोवोक करता है, इंस्टिगेट करता है कि वो एक साइड से कहाँ आए, दूसरे साइड आए, ठीक है। तो यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा हो गया। हमेशा याद रख लो, ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपसे इन जनरल पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो क्लास आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधे बोलना है करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बोलोगे अगर कोई पूछे ऐसा क्यों, तो बोलना वो कन्वेंशनली लेते आए हैं कई दिनों से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब करंट हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या आता है बोलो क्लास, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली वो पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिसिटी का पाथ बनाने के लिए हम लोगों को कई एप्लियंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले इसको हम लोग बल्ब कहते हैं, बड़ी और छोटी, इसको सेल कहते हैं, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, इसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, इसको एमएमीटर कहते हैं जो करंट को मेज़र करता है, इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको रेहोस्टेट बोलते हैं। रेहोस्टेट एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम उसके नट को खोल करके अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें तो और सारे ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लेते हैं, वो वायर को डिनोट करता है। उसके बाद जो है हम लोग और सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये रेजिस्टर होता है, ठीक है। रेजिस्टर वो सब्सटेंस है जो रेजिस्टेंस देता है, जो हमारा अगला टॉपिक भी है।
तो ये हम रजिस्टर लेंगे इसका, ठीक है क्लास। तो ये सारे सब्सटेंस हो गए। और भी है, जैसे आप लोग ये देख लो, कई लोग स्विच ले लिया, तो अगर ये डॉट नहीं है तो ये ओपन स्विच है। क्लोज स्विच में आप इस तरह से अंदर में डॉट दे दीजिए, तो ये क्या हो गया बोलो, क्लोज स्विच हो गया। तो ये आपके सारे सिंबल्स हैं। और अगर हमको कोई सर्किट बनाना है, सपोज़ एक सर्किट बनाना चाहते हैं हम, तो लो बना लो सर्किट। यहाँ पे सपोज़ हमने एक बल्ब ले लिया है ना, एमीमीटर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एमीमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम सीरीज़ पैरेलल पढ़ लेंगे। अभी के लिए मान लो कि एमीमीटर किस में होता है, सीरीज़ में होता है। हमने एक सेल ले लिया, हमने एक स्विच ले लिया, स्विच देखो ऑन है। तो देखो एक क्लोज पाथ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से निकल करके किधर आएगी बोलो, नेगेटिव साइड की ओर आएगी। यानी कि करंट का डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव से क्या लेते हैं, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से पॉजिटिव। कन्वेंशन का मतलब होता है कि जो कई सदियों से चला आ रहा है, तो ऐसे ही चला आ रहा है तो हमने ऐसे ही लिया हुआ है। तो इस तरह से वोल्ट मीटर और एमीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रिस्पेक्टिवली वैल्यू हमें देते रहेंगे। तो ये हो गया सर्किट। अब इस सर्किट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ गया, फिर इधर से होते हुए इधर होते हुए, फिर दोनों यहाँ मिला, फिर एमीमीटर इस तरह से घूम करके फिर ये स्विच से होते हुए ये यहाँ आ गया। अब बात को समझ रहे हो, लाइक यू नो ये पूरा घूम करके आया। तो जिस पाथ पे, जिस क्लोज पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। तो ये हमारा सर्किट हो गया क्लास। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, आफ्टर सर्किट व्हाट। तो सर्किट के बाद अगर हम लोग बात करें हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बताओ, ओम्स लॉ। क्या होगा बोलो, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V directly proportional to I at constant temperature। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा बोलो, R। V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू वट, आई आर। R क्या है, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट आया। अब यहाँ पे एक डिस्कशन का टॉपिक है जो मैं डिस्कस करती हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी कम या ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर वायर मेटेलिक है तो, और टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटता है। तो बोलो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा तो आर कांस्टेंट रहेगा, नहीं। और हमने यहाँ पे आर को क्या लिया है, कांस्टेंट। हमने यहाँ पे R को कांस्टेंट लिया है, और R कांस्टेंट तब ही रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी टेम्परेचर को छेड़ने का मतलब R को छेड़ना, और R को छेड़ने का मतलब R कांस्टेंट नहीं है, तो क्यों किसी को छेड़ना है भाई, सीधी बात है। यानी टेम्परेचर तुम शांत रहो तो मैं, रेजिस्टेंस कहेगा मैं भी शांत रहूँगा। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन यही है कि अगर तुमने जहाँ से भी टेम्परेचर को छेड़छाड़ किया ये वैलिड नहीं होगा। एक थिंग कि ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस क्या है, लाइक वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं क्लास, ओमिक डिवाइस। तो इसके बाद इस तरह से हम लोगों ने ओम्स लॉ को देखा कि ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। लाइक कि ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ ये बताता है कि किस तरह से हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। वैसे भी तुम सोचो वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, तुमने सुना ही होगा है ना, बोलते हैं वोल्टेज ज़्यादा है यानी करंट ज़्यादा है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास, आगे देखते हैं ठीक है। थोड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है बट मैं सोच रही हूँ कि एक ही वीडियो एक साथ बनेगा तो शायद तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, सो डोंट वरी। अगला टॉपिक हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आखिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये तुम कैसे मानोगे, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाना है।
इसके लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सेटअप करना पड़ता है ना क्लास? ऐसे तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाएगा थ्योरेटिकली। तो इसका सेटअप कैसे डिज़ाइन करें यार, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जस्ट एक सर्किट बनाते हैं। जैसे एक बल्ब लेते हैं, इस बल्ब के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर को लगाते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है हम लोग, ठीक है, एमीमीटर को लगाते हैं। यहाँ पे जो है हम स्विच को ऑन कर देते हैं, है ना। ये बल्ब है। इस तरह से हमने सर्किट को बना लिया। अब देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। ऑफ कोर्स करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर जाएगा इधर आएगा, है ना। अब वोल्ट मीटर बल्ब का क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बताएगा। और एमीमीटर क्या बताएगा बताओ? ये ए को थोड़ा साफ लिख देते हैं। तो ए क्या बताएगा? करंट बताएगा, बिल्कुल। तो अब हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे तुम लोग 10th क्लास में ग्राफ के लिए बॉक्स बनाते थे, जिसमें हम लोग V और I की वैल्यू लेंगे। सपोज़ ये 2 है तो ये 4, ये सपोज़ 4, 8, ठीक है, 6, ठीक है, 8, 12, है ना। और क्या ले लेते हैं? 16। इस तरह से हमने कुछ डेटा ले लिया। तो ऊपर में V जो है वो किसकी वैल्यू है? तुम समझ ही रहे होगे, वोल्टेज की, और नीचे करंट की। हमने एक ग्राफ बनाया ग्राफ। इस ग्राफ में ये कौन सा एक्सिस है? Y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है बताओ? X एक्सिस, हाँ कि ना। अब यहाँ पे जैसे हम लोग किसको प्लॉट करेंगे बताओ? I को। X एक्सिस पे हम किसको प्लॉट करेंगे बताओ? I को। यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम मार्क कर देते हैं, जैसे I को ले लेते हैं 4, 8, 12, 16। यहाँ पे V को मार्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 2, 4, 6 और यहाँ पे 8 ले लेते हैं। ये एक पॉइंट बोलो, ये 4 है तो ये 2 है, ये 8 है तो ये क्या है बोलो? 4 है, और ये यहाँ पे आएगा 6 है। एक 3 ही पॉइंट को लेते हैं, चौथे को मार्क नहीं करते हैं। किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत है। मैंने 3 ले लिया क्योंकि जगह कम है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन बताता है कि स्लोप कांस्टेंट है। हर पॉइंट पे देखो, ये वैल्यू कितनी है? थीटा। ये वैल्यू कितनी है? थीटा। एक्चुअली स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? पढ़ा होगा, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में है, नहीं पढ़ूँ मैं तो मान लो। और स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और ये इक्वल्स टू y एक्सिस अपॉन व्हाट? x एक्सिस। ये तो पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल्स टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, क्लास 9th में। अब मुझे बताओ कि हर पॉइंट पे एंगल क्या बना रहा है? ये बोलो, थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यानी हर पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है बोलो? कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का जो है हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, मतलब हर पॉइंट पे सेम एंगल बना रहा है। बोलो, हर पॉइंट पे ये कैसा एंगल बना रहा है बोलो? सेम एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? हर पॉइंट पे ये सेम एंगल बना रहा है, यानी इसका स्लोप क्या है बोलो? कांस्टेंट है। तो ये आपको मैं बता रही थी कि एट एवरी पॉइंट द स्लोप इज व्हाट? कांस्टेंट। सो दिस इज योर पॉइंट। तो यानी स्लोप कांस्टेंट है, यानी y अपॉन एक्स कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, स्लोप इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। y पे कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। x पे कौन है? करंट। और v बाई आई। अच्छा, v बाई आई किसके इक्वल होता है? r के। यानी स्लोप क्या देता है वी आई ग्राफ का? रेजिस्टेंस देता है कि नहीं देता है? बोलो, स्लोप इक्वल्स टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन है? v। एक्स एक्सिस पे कौन है? i। और v बाई आई इक्वल्स टू r। अभी तुमको पढ़ाया v इक्वल्स टू आई आर।
तो आर क्या होगा, वी बाई आई। और ठीक यहाँ पे स्लोप वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस यानी वी बाई आई, जो कि किसके इक्वल है, आर। यानी वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। और स्लोप कांस्टेंट है यानी आर कांस्टेंट है। सिंस स्लोप इज कांस्टेंट, सो आर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें पहले हम लोगों ने एक सर्किट डायग्राम बनाया, फिर ग्राफ की वैल्यू प्लॉट की, एंड उसके बाद नीचे स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स। वाई पे वी है, एक्स पे आई है, वी बाई आर स्लोप होता है। और चूंकि हर पॉइंट पे एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि देखो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो जितना हर पॉइंट पे वो उतना ही झुका हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि स्लोप वो एंगल होता है जो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो ये जो इसकी जो झुकावट है ना एक्स के साथ, वो हमेशा सेम रहेगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमेशा सेम एंगल पे झुका रहेगा, तो स्लोप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और स्लोप सेम रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, तो स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे स्लोप क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्लास इलेक्ट्रिसिटी में देखा, थोड़ा भारी हो गया, लेकिन अगर तुम लोगों ने ध्यान से स्लोप को क्लास 9 में पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होगी। स्लोप क्या होता है, झुकाव। अगर स्लोप की बात करो तो स्लोप होता क्या है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर हर पॉइंट पे ये एंगल सेम है यानी स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप की वैल्यू जिसके इक्वल होगी वो भी कांस्टेंट है। तो पिछले वाले ग्राफ में हर एंगल पे, हर पॉइंट पे एंगल सेम था, यानी स्लोप सेम था, यानी रेजिस्टेंस सेम था, कांस्टेंट था, वी बाई आई। आगे बढ़े क्लास। हाँ, अब चलो रेजिस्टेंस, अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। सपोज़ ये वायर है, इलेक्ट्रॉन इसमें आगे जाने की कोशिश करता है, तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जिन पे न्यूक्लियस की पकड़ कमज़ोर होती है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उन पे वो कैसे फोर्स लगा रहा है, पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाने की जब कोशिश करते हैं तो कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स उन पे जो पहले से हैं, जो अंदर में हैं, उनको पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से जो आगे जाना चाहता है उस पर एक पीछे की ओर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में प्रॉब्लम आती है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं क्लास, रेजिस्टेंस। जैसे इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लोग उसकी टांग खींचते हैं ना, बोलो खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन बेचारा आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ लोग उसकी टांग खींचते हैं, एंड इस टेंडेंसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जानते हो रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल। देखो अगर वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें उतने ज़्यादा पार्टिकल्स, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ऐसा सुना ना, ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रॉब्लम, कम लोग कम प्रॉब्लम, वैसे ही समझ लो। यानी लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, बाधा बढ़ी, मुश्किल बढ़ी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को तुम ऐसे समझो, एक वायर है और ये जो इसका हिस्सा है ना, ये वाला, ये गोल वाला देख रहे हो, गोल वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। एक बात बताओ, एक ये हो गया क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया। अब बताओ किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुसेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ये मोटा है
तो मोटा होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन बिना टकराए आराम से घुस लेगा। कम टकराना, कम बाधा। इसमें थोड़ा कम है तो इसमें धीरे धीरे टकराएगा, तो धीरे धीरे टकराएगा तो बाधाएं भी क्या होती जाएंगी बोलो, बढ़ती जाएंगी। क्योंकि तुम खुद सोचो, इसमें एक ही साथ टकराएगा, एरिया कम है, इसमें भी टकराएगा लेकिन इसमें एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो मुश्किलें कम होंगी, इसमें एरिया कम है तो मुश्किलें ज़्यादा होंगी। तुम बात को समझ ही गए होगे कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, मुश्किल कम, प्रॉब्लम कम, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। खुद सोचो, जितना ज़्यादा चौड़ा टकराने की टेंडेंसी उतनी कम। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें क्लास, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। I mean, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो भी बहुत एट में घूमने लगेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुसीबतें और बढ़ाएंगे वो। जो लोग चुपचाप बैठे हुए थे, थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहे थे, अब उनको एनर्जी मिल जाएगी तो और ज़्यादा दिक्कत करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं मेटेलिक कंडक्टर के लिए बता रही हूँ। अगर कंडक्टिंग मटेरियल मेटल के अलावा कुछ और है तो उसके लिए ये थ्योरी मेरी वैलिड नहीं है। मेरी थ्योरी सिर्फ एक कंडक्टर के लिए वैलिड है। तो कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो इनएक्टिव बेकार के इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी अपना सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जिसको ओवरकम करना मुश्किल होगा। लास्ट में है नेचर ऑफ मटेरियल। तो मुझे बताओ, बिल्कुल नेचर ऑफ मटेरियल से फ़र्क पड़ेगा? अरे यार, किसी की कंडक्टिविटी कम होती है, किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है ना? तो यानी कंडक्टिविटी कम ज़्यादा से बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कम है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। प्लास्टिक है, उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा यार। और अगर कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो? बहुत कम से कम होगा। एल्युमिनियम का बहुत कम होगा, हाँ कि ना? तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो यानी कि रेजिस्टेंस इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से वो 4 फैक्टर हैं? लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोलो, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। तो इन सब पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये एक बाधा है जो हर मटेरियल में होता है। ऐसा नहीं कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होता है, कम होता है। इंसुलेटर में ज़्यादा होता है, लेकिन होता सब में है। सुपर कंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, बहुत बहुत कम पर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगला टॉपिक आएगा कि रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशन ऑफ आर विथ अदर्स। रेजिस्टेंस के बाकी सारे के साथ रिलेशन। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर हम दोनों को एक साथ सोच के देखें, लेंथ और दोनों को कंसीडर करें, तो लेंथ ऊपर होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेके आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो? रो एल अपॉन ए, हाँ कि ना? तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला मिल गया हमको, रो एल अपॉन ए, वेयर रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो से जो है हम लोगों का एक नया एरा शुरू हो गया। वो एरा किसका था? रेजिस्टिविटी का। तो ये फॉर्मूला आप मत भूलिएगा, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो हम लोग आगे से क्या देखेंगे बोलो? रेजिस्टिविटी को देखेंगे। क्या देखेंगे? रेजिस्टिविटी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो मैं भूल गई वो मैं बता दूं। V इक्वल्स टू आई आर बताया था ओम्स लॉ से, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा बोलो? V बाई आई हो जाएगा। V का क्या होता है? वोल्ट, और करंट का क्या होता है? एम्पियर। यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। और अगर हमसे कोई पूछे 1 ओम
1 ओम का मतलब क्या है? 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर। यानी जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई हो और 1 एम्पियर की करंट फ्लो करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो। 1 ohm resistance when 1 volt of potential is applied and current of 1 ampere move, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया और 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, उसको हम क्या बोलेंगे? बताओ। ऑफकोर्स रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ये पहले ही बताना था इसलिए मैं भूल गई। तो हम लोगों को 2 फॉर्मूला मिल गया आर का, एक तो मिल गया V/I और एक ρL/A, 2 फॉर्मूले मिल गए। तो जब जैसा न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ये तो थ्योरी का वीडियो है, तब मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों फार्मूला का यूज़ कैसे करना है। फिलहाल मेरा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। एक्चुअली रेसिस्टिविटी, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। दोनों नाम एक जैसा है पर काम एक जैसा नहीं है, दिस काइंड ऑफ थिंग। सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी क्या है? देखो, R इक्वल्स टू ρL/A। अगर मैं L को 1 मानती हूँ और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल है ना, हाँ कि ना? एंड आगे हम लोग देखेंगे। तो बात को समझने की कोशिश करना कि व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर हम लोग R को रो के इक्वल करना चाहते हैं तो ये भी 1 होना चाहिए लेंथ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 होना चाहिए। अब R और रो क्या हो जाएगा? बोलो। सेम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो यानी रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ इक्वल टू 1। क्योंकि L की जगह भी 1 पुट करेंगे, A की जगह भी 1 पुट करेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल, तो R इक्वल्स टू रो। इट मीन्स जब रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इक्वल होगा, जब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों 1 होगा, रेसिस्टिविटी विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ इज इक्वल टू 1। बोलो। ये तो कंप्लीट हो गया। तो ये जो है हमारा रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। तो अगर हम बात करेंगे, कोई हमसे पूछेगा कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ इज 1। अभी और भी चीज़ें हैं रेसिस्टिविटी में। अगर R इक्वल्स टू ρL/A होता है क्लास, तो रो क्या हो जाएगा? RA/L इक्वल्स टू रो। तो रो इक्वल्स टू लिख सकते हैं RA/L। अब बताओ, R जो है, R का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो ये कैंसिल, 2 है ऊपर, नीचे 1 मीटर है, तो यानी ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर आया और रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो पहला तो डिफरेंस यही सामने आ गया कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है एंड रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है। ठीक है क्लास? और भी अभी रेजिस्टिविटी बाकी है। तो रेसिस्टिविटी जो है, क्लास, दैट इज बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मैं वायर का लेंथ बोलूँ 1 मीटर होना चाहिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस ही उसकी रेसिस्टिविटी है। यानी हमने रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई करना मतलब फिक्स कर देना कि जब वायर का लेंथ 1 मीटर होगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तब हम उसके रेजिस्टेंस को ही उसकी रेसिस्टिविटी कहेंगे।
यानी रेसिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपने कई बार सुना होगा कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। तो रेसिस्टिविटी को लिखते हैं इट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकॉज लेंथ इज specified with because length is specified with 1 meter and cross sectional area specified with 1 meter square. It is specific क्योंकि लेंथ को स्पेसिफाई किया है 1 मीटर से एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्पेसिफाई किया है 1 मीटर स्क्वायर से, एंड इसीलिए हम रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर तुम मुझसे सीधे सीधे शब्दों में पूछोगे कि रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी में फ़र्क क्या है, तो मैं बोलूँगी कि फ़र्क इतना है कि रेजिस्टेंस हम किसी भी वायर का लेंथ लेते हैं। सपोज़ ये वायर है, इसका लेंथ L है। अभी इस वायर का जो हिंड्रेंस होगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे कि रेसिस्टिविटी? रेजिस्टेंस। लेकिन इस लेंथ का सिर्फ 1 मीटर लेंथ को हम कंसीडर करेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितने का होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। तो जो इसका रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस का ही एक हिस्सा क्या है? रेसिस्टिविटी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि रेजिस्टेंस हिंड्रेंस है एंड रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम एंड रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और नेचर। लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा बोलो? रेसिस्टिविटी सिर्फ किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो नहीं करेगा, लेंथ पे नहीं करेगा, टेम्परेचर पे करेगा और नेचर ऑफ मटेरियल पे करेगा। तो रेजिस्टेंस पहला तो ये हिंड्रेंस है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हिंड्रेंस है, ऐसे लिख दिया मैंने। दूसरा इसका यूनिट ओम है, इसका यूनिट ओम मीटर है। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो ठीक है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी में लेंथ तो हमने फिक्स कर दिया 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, क्योंकि हम 1 मीटर का ही देखेंगे तभी उसको रेसिस्टिविटी कहेंगे। ये मान लिया गया, जब डेफिनेशन बनाया गया तो इस बात को मान के बनाया गया कि लेंथ 1 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब रेसिस्टिविटी जो है, उस रेसिस्टिविटी को सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक मैं आपको बताती हूँ, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा टेम्परेचर। लेंथ पे क्यों नहीं करता है रेसिस्टिविटी डिपेंड? क्योंकि फिक्स है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्यों नहीं करता है? क्योंकि फिक्स्ड है। बोलो। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक हो गया आपका। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, सो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो रेसिस्टिविटी के बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे, तो सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन की। कनेक्शन, अगर मान लो हम किसी रजिस्टर को या किसी एप्लियंसेस को कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन में हम क्या देखेंगे? सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन। बात को समझ रहे हो? तो सबसे पहले 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है क्लास सीरीज़ और दूसरा होता है पैरेलल। तो सीरीज़ और पैरेलल, तो सीरीज़ और पैरेलल में हम सबसे पहले किसको देखेंगे बोलो? सीरीज़ में। सीरीज़ में कनेक्शन हमेशा एंड टू एंड होता है। जैसे आपने देखा ये और आपने दूसरा देखा। अब आप देख रहे हो एक चीज़ को ध्यान से कि इसमें एंड टू एंड कनेक्टेड है, ए बी, फिर ये बी से ये कनेक्टेड है सी, एंड सो ऑन। सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। अब देखो ये पॉइंट ए और बी के बीच कनेक्टेड है और ये बी और सी के बीच कनेक्टेड है। तो ए और बी अलग पॉइंट है और बी और सी अलग पॉइंट है।
तो चूंकि ए और बी अलग पॉइंट है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या मान लेंगे, V1। और बी और सी अलग पॉइंट है तो इन लोगों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, V2। V1 V2 अलग क्यों हुआ बोलो, क्योंकि V1 जो है वो R1 का पोटेंशियल है और V2 R2 का। लेकिन सिर्फ इस वजह से V1 V2 अलग नहीं है। सोचो, ए और बी अलग पॉइंट है और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच का मेज़र करते हैं। तो यानी बात को समझना, तो टोटल पोटेंशियल कितना हमने दिया है V, जिसमें से इसको मिला V1, इसको V2, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। और हमेशा याद रख लेना V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो V इक्वल्स टू क्या रखेंगे, IR बोलो, और V1 क्या होगा, IR1, V2 क्या होगा, IR2। IR इक्वल्स टू I कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाँ कि ना। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और अगर 3 होता तो क्या आ जाता, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। IR1 IR2 IR3, I कॉमन लेते। अब देखो I सेम क्यों रहा, क्योंकि देखो वायर सेम है, जो करंट इसको मिलेगा वही करंट इसको मिलेगा, यानी I करंट गया I करंट आया। तो यानी सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट इसलिए रहता है क्योंकि पॉइंट डिफरेंट है, और करंट सेम क्यों रहता है, क्योंकि वायर सेम है, कनेक्शन सेम है। ठीक है, पॉइंट अलग अलग है बट विद इन द सेम वायर दे आर ऑल कनेक्टेड, लाइक सेम इन द सेंस कि वही चार्ज सबके ऊपर से फ्लो करके जा रहा है। तो ये हमारा R1 R2 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला हो गया। अच्छा क्लास, सीरीज़ में जो है एक बड़ा सा डिमेरिट होता है, हम लोग देखेंगे, क्योंकि सब एंड टू एंड कनेक्टेड है तो बड़ा दिक्कत होता है अगर घर में सीरीज़ कनेक्शन करते तो, इसीलिए घर में लोग पैरेलल करते हैं, बट इसको देखेंगे हम आगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल की, PA पैरेलल कनेक्शन। देखो पैरेलल में बिटवीन 2 पॉइंट्स कनेक्शन होता है। जैसे ये मैंने लिया एक ले लिया मैंने दूसरा पॉइंट, और ये दोनों इस बैटरी के कनेक्टेड है। अब ये देखो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2। बोलो, तो यहाँ से करंट निकलेगा, इधर गया, इधर गया, और यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ से जो करंट निकला I, वो इसमें कितना गया I1, इसमें कितना गया I2, और वापस दोनों मिल करके इधर कितना बन के निकल के आ गया I। हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया, V। ये पॉइंट क्या है, A, ये पॉइंट क्या है, B। अच्छा बताओ, R1 किन दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, A और B। R2 किन दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, A एंड B। बोथ इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, यस, ओके। सो इस तरह से दोनों R1 और R2 A और B के बीच कनेक्टेड है। अगर पॉइंट सेम है तो क्या सेम होगा बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि R1 भी AB के बीच में है, R2 भी AB के बीच में है, तो यानी ऑफ कोर्स सी बात है। तो यानी कि करंट यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो टोटल करंट क्या है, I, और वो कितने भाग में बढ़ गया, I1 प्लस I2। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना चाहिए कि V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, V बाई R, हाँ कि ना। तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई R। I1 की जगह V बाई R1, यहाँ पे V बाई R2। आपने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने R1 R2 तो चेंज किया क्योंकि यहाँ पे R1 है, R2 है, ये टोटल रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, R1 पहला वाला, R2 दूसरा वाला, लेकिन सब में पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्योंकि पॉइंट देखो R1 AB के बीच कनेक्टेड है, R2 AB के बीच कनेक्टेड है, और टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल है बोलो, V के इक्वल है। यानी कि V अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पहले वाले को भी V मिलेगा, दूसरे को भी V मिलेगा, क्योंकि पॉइंट सेम है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन सेम करना पड़ेगा। तो अब हम इन लोगों को V बाई R लिख सकते हैं, इसमें V कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। V से V क्या हो गया, कैंसिल,
तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यानी अगर हमको पैरेलल में कनेक्शन निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। बोलो, एक तो तुमको मैं सीरीज़ पैरेलल का एक छोटा सा बहुत सिंपल सा एक डेमो दे के दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ये 2 ओम का लिया, ये भी 2 ओम का ले लिया, लिख दिया 2 ओम एंड ये हो गया बैटरी। और अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूँ तो ये हो गया। अब देखो ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये सेम पॉइंट के बीच में है। ध्यान से, ये दोनों मैंने एक ही ले लिया, एक सीरीज़ ले लेते हैं। ये 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया एंड हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 2 ओम 2 ओम। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये ए है और ये बी है। देखो पहला वाला ए बी के बीच में है, दूसरा वाला भी ए बी के बीच में है। इस केस में पहला वाला ए बी के बीच में है, दूसरा वाला बी सी के बीच में है, यानी पॉइंट्स डिफरेंट है, पॉइंट्स सेम है। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ें तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r वेयर r इज टोटल रेजिस्टेंस 1/2 प्लस 1/2। तो 2 ले लिया और 1 और 1 2 कैंसिल, तो r को ऊपर ले जाएंगे तो 1 भी ऊपर जाएगा। अगर हम बात करते हैं सीरीज़ की, तो सीरीज़ में क्या होता है, r इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस को इंडिविजुअली जोड़ दो तो टोटल मिल जाएगा। तो यानी 2 + 2 यानी कि 4। देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 को जोड़ा है तो 4 आया है और यहाँ पे पैरेलल में जोड़ा है तो 2 को जोड़ के हाफ हो गया। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा किसके केस में आता है, सीरीज़ में, और पैरेलल में क्या आता है, कम। तो खुद ही सोच लो प्रॉब्लम कम कब आती है, सीरीज़ की पैरेलल में। बोलो, पैरेलल में 2 दोनों में जोड़ा, लेकिन सीरीज़ में जोड़ा तो 4 आया, पैरेलल में जोड़ा तो उल्टा करके जोड़ा तो 2 का 1 आ गया। तो ये हमारा सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन था। सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन के बाद, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि घर में कैसी वायरिंग करनी चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक कनेक्शन मतलब घर में कैसा कनेक्शन होता है। देखो घर में हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्शन करते हैं। घर में पैरेलल कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि घर में सोचो, अगर मान लो तुमको पंखा चलाना है, तो अब मान लो ये है फैन, ठीक है, ये है बल्ब, ये है फैन, ये है बल्ब। तो सोचो यहाँ पे बल्ब, ये हो गया फैन, ये हो गया बैटरी, मान लो। अब बताओ हमको फ़ैन बंद करना है, तो यहाँ पे मैंने फ़ैन के लिए क्या लगा दिया, एक सेपरेट स्विच लगा दिया, और बल्ब के लिए क्या लगा दिया, एक सेपरेट स्विच लगा दिया। दोनों ऑन है। अगर मान लो बल्ब बंद करना है, बल्ब बंद कर दिया, रात में बल्ब बंद करते और पंखा चालू है सपोज, तो देखो करंट यहाँ से घुसा I1, यहाँ पे घुसा I2। अब देखो बल्ब का स्विच ऑफ है तो बल्ब में तो करंट जाना बंद कर देगा, लेकिन ऊपर वाले रास्ते से फ़ैन में तो जाता रहेगा। अब बल्ब और फैन को सीरीज़ में जोड़ते हैं, ये है फ़ैन, ये है बल्ब। तो अगर अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो सोचो करंट यहाँ से गया, सबसे पहले फ़ैन में जाएगा। अगर फ़ैन ही ख़राब है तो सर्किट यहीं पे रुक गया, हाँ कि ना। या मान लो यहाँ पे फ़ैन है और यहाँ पे इसका स्विच है, मान लो फ़ैन का स्विच ऑफ है, डॉट नहीं डाला है मैंने बीच में, तो स्विच ऑफ है। तो जैसे ही करंट फ़ैन को नहीं मिलेगा तो आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं, बल्ब को भी नहीं मिलेगा। यानी अगर तुमको सीरीज़ में करते हो तो फ़ैन ऑफ करने से बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। बोलो, क्योंकि सेम करंट होता है ना, तो अगर करंट फ़ैन को नहीं मिलेगा तो बल्ब को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते हैं, फ़ैन ऊपर है और बल्ब उसके नीचे है, यानी पैरेलली में कनेक्टेड है। तो तुमने देखा प्रैक्टिकली कि पैरेलल और सीरीज़ में सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि पैरेलल में कनेक्शन जो है वो सेपरेट होता है, सीरीज़ में कनेक्शन सेपरेट नहीं होता है।
एक स्विच से सारे स्विच बंद होंगे, एक खराब होगा तो सारा खराब होगा, एक स्विच ऑफ होगा तो सारे स्विच ऑफ होंगे। दूसरा तुमको मैंने अभी जोड़ के दिखाया था, 2 ओम को पैरेलल में जोड़ने से 1 आता है और सीरीज़ में जोड़ने से 4 आता है, यानी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, पावर लॉस ज़्यादा होता है। एक बंद तो सारे बंद सीरीज़ में, इसीलिए घर में पैरेलल कनेक्शन इज़ द बेस्ट कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोमेस्टिक कनेक्शन। तो ये हमने देख लिया डोमेस्टिक कनेक्शन के बारे में। अगर हम डोमेस्टिक कनेक्शन के बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं तो क्लास डोमेस्टिक कनेक्शन के बाद व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक? डोमेस्टिक कनेक्शन के बाद हम लोग देखते हैं पावर। क्लास पावर क्या होता है? पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को हम पावर बोलते हैं। सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या होगा इसका? वर्क के लिए जूल, टाइम के लिए सेकंड, जूल पर सेकंड। और क्लास हम जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वॉट। तो 1 वॉट का मतलब क्या होगा? बोलो। 1 जूल फॉर 1 सेकंड। जब 1 जूल वर्क 1 सेकंड में होता है हम उसको क्या बोलते हैं? 1 वॉट पावर। जब 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वॉट पावर। क्लास 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर। देखो क्लास, पावर के कई फॉर्मूले होते हैं और कई डेरिवेशन होते हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। ध्यान से आपको समझने की कोशिश करनी होगी। क्लास, जैसे मैं पावर के एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ध्यान से देखना। P इक्वल्स टू W अपॉन T। अब क्लास मुझे ये बताओ, V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q। बोलो। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V इंटू Q, वी क्यू। ठीक है, इन दोनों को डब्बे में रख दो। अब बोलो P इक्वल्स टू W अपॉन Q, W अपॉन T। तो W क्या की जगह क्या ले सकते हैं? वी क्यू। हाँ कि ना? W की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? वी क्यू अपॉन T। इसी इक्वेशन को यहाँ ला के लिखते हैं P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी। वी क्यू कहाँ से आ गया? क्योंकि वर्क वी क्यू के इक्वल है तो वर्क की जगह वी क्यू लिख दिया। अब तुमको यहाँ पे Q अपॉन टी दिख रहा है। I इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन टी। तो P को P रहने दिया, V को V रहने दिया और I की जगह Q अपॉन टी को क्या लिख दिया? बोलो I। हाँ कि ना? तो यानी P इक्वल्स टू कैपिटल I लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, VI। यानी P इक्वल्स टू क्या आ गया? VI। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। P इक्वल्स टू W अपॉन टी। ठीक है, एंड V पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज कराया। तो यहाँ से वी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? W के। तो P इक्वल्स टू W अपॉन टी, यानी वी क्यू अपॉन टी। और Q अपॉन टी की जगह हमने क्या रख दिया? I। तो P इक्वल्स टू VI। बोलो। तो यानी एक फार्मूला हमने डिराइव कर दिया, वर्क की वैल्यू वी क्यू पुट करके और Q की वैल्यू Q बाई टी पुट करके हमने क्या कर दिया? P इक्वल्स टू W बाई टी। और W किसके इक्वल होता है? वी क्यू के। तो P इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी और P इक्वल्स टू VI, क्योंकि Q किसके इक्वल होता है? IT के। बोलो हाँ कि ना? I किसके इक्वल होता है? Q बाई टी के। I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो Q बाई टी की जगह क्या पुट कर दिया? I। एक फॉर्मूला। अब सोचो V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो V की वैल्यू पुट कर दें इसमें। ये पावर का फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अब V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता है? बोलो।
तो P इक्वल्स टू V की जगह क्या रख देंगे, IR। सब कुछ वैसे ही है, P की जगह P इक्वल टू V की जगह IR, क्योंकि V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ से। बोलो, तो यानी P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बोलो। अब हम लोग P इक्वल्स टू वी आई में I की वैल्यू क्या हो जाती है, जैसे P इक्वल्स टू V और V इक्वल्स टू आई आर है, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो P इक्वल्स टू वी आई होता है, P इक्वल्स टू V और I की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो, देख रहे हो, V इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ से I क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यहाँ पे P की जगह हम P रहने देते हैं, V की जगह V और I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो एक और फार्मूला क्या हो गया, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 4। बोलो, तो यहाँ से हम लोगों ने कितने फार्मूले डिराइव कर लिए हैं, बोलो, पावर के 4। कौन कौन से, P इक्वल्स टू W बाई टी हमें पता था, P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4। इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब चारों में से कोई भी एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा क्या गिवन है, उसी हिसाब से ना फार्मूला लगेगा। बोलो, मान लो कि क्वेश्चन में पढ़ा कि V दिया है, I दिया है, तो V इंटू आई लगाओगे। I और R दिया है तो I इंटू आर लगाओगे, I स्क्वायर R लगाओगे। V और R दिया है तो V स्क्वायर बाई R लगाओगे। आई मीन ज़रूरत के हिसाब से फॉर्मूला, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आपका हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी से ऑफकोर्स जो एनर्जी मिलती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है। तो पावर क्या होता है, बोलो, वर्क डन अपॉन टाइम। और यहाँ पे वर्क किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, तो ई क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलो, पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, पावर इंटू टाइम। एंड सोचो, पावर का यूनिट क्या होता है, किलोवाट, और टाइम का क्या होता है, बोलो, आवर। यानी बात को समझना, यूनिट की बात करें तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर। पावर की जगह हम कमर्शियली क्या यूज़ करेंगे, बड़ा यूनिट यूज़ करेंगे, किलोवाट। और टाइम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आवर। तो यानी इसका यूनिट क्या हो गया, बोलो, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर इज़ द कमर्शियल यूनिट। किलोवाट आवर क्या होता है बाबू, कमर्शियल यूनिट। यानी घर में अगर तुम कुछ सपोज लाइक तुम लोगों ने एक यूनिट लिया है तो उसको तुम लोग क्या कहोगे, बोलो, किलोवाट आवर कहोगे। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल, क्योंकि एनर्जी का एक यूनिट जूल भी तो होता है, और यहाँ पे एनर्जी को तुमने किस में लिया है, किलोवाट आवर में। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अच्छा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। वाट का मतलब मैंने आज ही पढ़ाया है तुम लोगों को, जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। तो 1000 इंटू 3600 जूल कन्वर्ट हो गया जूल में, क्योंकि जूल ही बचा। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 5 शून्य है 10 टू द पावर 5। केमिस्ट्री में
हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 10/10 से डिवाइड करेंगे, वैसे अभी भी सही है। तो 10⁵ और 1 मिल करके क्या हो जाएगा बोलो, 10⁶। एंड ये और ये तो चले गए, अब ऊपर 36 नीचे 10, यानी 3.6 जूल, यानी 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हाँ कि ना। तो kWh भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। घरों में अगर तुम्हारी बिजली की जो यूनिट आती है वो kWh में आती है। 1 kWh का मतलब 1 यूनिट होता है। और अगर तुम लोग इसकी बात करते हो, किसकी, जूल की, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को kWh से हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सपोज 2 kWh इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल। तो क्या कर दो, 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 7.2 इंटू 10⁶ जूल। हाँ कि ना। तो इस तरह से हम kWh को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क का एनर्जी, वर्क जो है उसका भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो kWh होता है। आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो गया हमारा, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे क्लास, हम लोग इसके बाद थोड़ा सा जो है वो जूल लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे। क्या देखेंगे बोलो, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। देखो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीटिंग होती है, जैसे तुम लोग देखते हो 2 घंटे टीवी चलने के बाद टीवी गर्म हो जाता है। इनफैक्ट इतना देर से रिकॉर्ड करने के बाद मेरा फ़ोन भी गर्म हो गया है। तो एक्चुअली जब ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहता है तो जो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे एक फोर्स पीछे भी लगता है ना, तो उन दोनों में फ्रिक्शन होने लगता है। एक आगे जा रहा है एंड उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक फोर्स लगता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो यही बताता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम्स के आपस में टकराने की वजह से, घिसरण की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है क्लास। ठीक है, और वो हीट को एक्चुअली एक इक्वेशन का शक्ल दिया गया जब जूल आए। जूल भी साइंटिस्ट हैं एक्चुअली, मैं तुमको बता दूं एक बात, जूल, एम्पियर, कूलम, ये सब लोग साइंटिस्ट थे, इनके सम्मान में यूनिट रखा गया है। तो जूल क्या कहता है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो अगर इसको साथ में लिखें तो H इक्वल्स टू I² RT। यहाँ पे कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, 1, और जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये है। इसको जूल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन, ये भी साइंटिस्ट थे, साथ में एक्सपेरिमेंट किया, जूल थॉमसन इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो H इक्वल्स टू I² RT। तो ये हमारा जो है वो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है। अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग या जूल थॉमसन इफेक्ट, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ पे T टेम्परेचर नहीं है, टाइम है। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो ये हमारा
जो है ये जूल थॉमसन इफेक्ट है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दिस इज़ आवर जूल थॉमसन इफेक्ट। इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं क्लास, कि ये फॉर्मूला उनके दिमाग में कैसे आया होगा। तुम सोचो हीट किसके इक्वल होगा? वर्क डन के। जितना वर्क होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। और तुमको मालूम है कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा? बोलो वी क्यू। बोलो, दिख रहा है? अब बोलो W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वी क्यू। बोलो हाँ कि ना? अब V को हम क्या लिख सकते हैं? V बेसिकली क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो V की जगह हम क्या लिख देते हैं? आई आर। और अगर तुमको याद हो तो I इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा? बोलो आई टी। तो Q की जगह क्या पुट कर दें? आई टी। तो ये बताओ फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। बोलो, नहीं समझ में आया? तो एक बात ध्यान से देखो, V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। और Q इक्वल्स टू क्या होता है? आई टी, क्योंकि I क्या होता है? Q बाई टी, T ऊपर आ गया। हीट इक्वल्स टू वर्क डन एंड वर्क इक्वल्स टू, ठीक है, वर्क इक्वल्स टू वी क्यू। तो वर्क की जगह हमने क्या लिख दिया? वी क्यू। वी की जगह हमने क्या लिखा? बोलो आई आर। बोलो, और क्यू की जगह हमने क्या लिखा? आई टी। फॉर्मूला आई इंटू आई मिल के क्या बन गया? आई स्क्वायर आर टी। तो जो जूल ने कहा वो हमने डिराइव भी कर लिया, आई स्क्वायर आर टी। बोलो, कई क्वेश्चन आते हैं कि एलॉय, प्योर मटेरियल और रेजिस्टर, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है? ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इंसुलेटर का होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है? मेटल्स का। लेकिन एलॉयज़ जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो कभी भी हीटिंग डिवाइस में हम किसको यूज़ करते हैं? नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं, एलॉय का यूज़ करते हैं। टंगस्टन जो है, टंगस्टन, इसको हम लोग जो है वो फिलामेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मेटलिंग बहुत हाई है। कुछ मेटल जो है वो तुरंत पिघल जाते हैं, तो उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं हीटिंग डिवाइस की तरह। सोचो अगर कोई मेटल है तुरंत पिघल जाएगा, तो उसको हम हीटिंग डिवाइस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हीटर बनाने के लिए, टोस्टर जो है जिससे ब्रेड सेकते हैं, उन लोगों के अंदर देखते हो गर्म हो जाता है। जैसे आयरन है, तो देखो तुम ये इस तरह से आयरन में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ इसी तरह से होता है। अब देखो आयरन के अंदर क्या लगे होते हैं? बोलो ऐसे ऐसे कॉइल्स लगे होते हैं, हाँ कि ना? इस तरह से उनका जो है अंदर ही अंदर करंट का कनेक्शन होता है। अब सोचो ये करंट एक तरफ से आई, इस तरह से मूव कर करके एक तरफ से गई, और यहाँ पे ये क्या डिसिपेट करती है? बोलो, हीट डिसिपेट करती है। क्योंकि ये जो मटेरियल है जब इससे करंट पास होता है, क्योंकि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, तो करंट जितना ज़्यादा होगा हीटिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा हीटिंग डिवाइस जो है वो एलॉयज से होना चाहिए, नाइक्रोम वायर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हीटिंग का कॉन्सेप्ट था। तो ये क्लास जो है ये हमारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे एंड लॉट ऑफ फार्मूला। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला और सबसे पहला फार्मूला हमने क्या देखा? तो देखो क्लास, सबसे पहला फार्मूला जो हमने देखा था वो देखा था V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा, एक और देखा था उससे पहले, Q इक्वल्स टू एन ई। फिर हमने क्या फार्मूला देखा? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। फिर V इक्वल्स टू आई आर। फिर क्या देखा? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए।
फिर हमने सीरीज़ में क्या देखा, आर सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, आर पैरेलल यानी 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, हाँ कि ना। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 फॉर्मूले हो गए। और भी इसके बाद मैंने आपको बताया था P इक्वल्स टू W/T, याद है ना जी, बोलो। उसके बाद P इक्वल्स टू VI, ये आज ही मैंने डिराइव कराया, 4 फॉर्मूले भूल गए। P इक्वल्स टू, पीछे के वीडियो में P इक्वल्स टू V²/R, और P इक्वल्स टू, बोलो, P इक्वल्स टू I²R, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया जो कि किसके इक्वल होता है, पावर इनटू टाइम। फिर हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बताया, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, I²RT। देख रहे हो, ये सारे फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़ा है। हाउ मेनी फॉर्मूले, काउंट ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लो, एंड इसके साथ हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे ये एप्लियंसेस हैं, ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली वोल्ट मीटर को किसका रेजिस्टेंस मेज़र कर, किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, इस R1 का। तो अगर R1 और ये विद इन द सेम पॉइंट होंगे तभी ना जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 का आएगा वही वोल्ट मीटर का आएगा। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि सोचो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इससे पास करेगा और कुछ इधर जाएगा, तो जितना इधर जाएगा और उसकी वजह से जो डिफरेंस होगा वही ऊपर में होगा। तो वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तभी ना वो पोटेंशियल नाप पाएगा कि इलेक्ट्रॉन में कितना पोटेंशियल है कि वो ए से कहाँ जा पाए, बी पे जा पाए। तो ए से बी जाने के लिए कितना डिफरेंस है वो मेज़र कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होगा। दूसरा, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तभी ना उसको एक्चुअल पोटेंशियल का पता चलेगा। लेकिन अगर तुम सीरीज़ की बात करो, आई मीन एमीमीटर की बात करो, तो देखो एमीमीटर का काम क्या है, तो एमीमीटर का काम ये है कि चलो ठीक है, वो क्या करता है, करंट को मेज़र करता है। अब सोचो अगर ये सीरीज़ में नहीं होगा तो पैरेलल में होता, तो कुछ करंट इसके पास जाता, कुछ करंट नहीं जाता। सपोज़ एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि अगर पैरेलल में होता तो ये हो गया, ये लो एमीमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट है ए, ये बी। अगर मान लो यहाँ से करंट निकल के इधर आता है, इधर, तो यहाँ पे करंट कितना गया, I1, यहाँ पे I2। तो एमीमीटर ऊपर में सिर्फ किसको मेज़र कर रहा है, I1 को। तो क्योंकि एमीमीटर से तो सिर्फ I1 पास करेगा, ना कि I2, इसीलिए I1 को हम मेज़र करेंगे। तो I1 को हम जब मेज़र करेंगे तो I2 छूट गया, तो टोटल करंट I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। और एमीमीटर से सिर्फ कौन सी करंट पास कर रही है, I1 वाली, क्योंकि I2 वाली तो नीचे से ही नीचे इधर चली गई। इसीलिए अगर हम एमीमीटर को सीरीज़ में करेंगे तो सारी करंट इसके थ्रू जा कर के, सारी करंट एमीमीटर से हो करके फिर इधर आएगी, तो हम लोग पूरा मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे कि हाँ 1 सेकेंड में नेट कितना मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए एमीमीटर को सीरीज़ में, ताकि उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं। एंड उसका रेजिस्टेंस लो इसलिए रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को पार करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है क्लास, तो हम लोग एक अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ये वीडियो एक थ्योरेटिकल वीडियो थी जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। इससे बड़ा और हायर वीडियो हम मिलेंगे। एंड थैंक यू so much for watching this video। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लॉकडाउन में इस टाइम पे जो है
इस तरह से पढ़ना आपको काफ़ी अच्छा लगता हो, और अब मैंने जो ये बोर्ड पे पढ़ाया है इसके बारे में भी आप मुझे रिव्यू दे सकते हैं कि इससे आपको देखने में पिछले वीडियो के कंपैरिजन में आपको अच्छा लग रहा है या कॉपी है, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।